गैरी जॉनसन के लिए ये सब एक सामान्य कार्य दिवस के रूप में शुरू हुआ, जो ऑक्सफोर्डशायर के खदान में अपना एक्सकेवेटर चला रहे थे। वो मिट्टी साफ कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। ये एक विशाल पदचिन्ह निकला और आज का कोई भी जानवर संभवतः इसे नहीं छोड़ सकता था। फिर गैरी ने ठीक 10 फीट आगे एक और विशाल पदचिन्ह देखा और फिर एक और। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वे डायनासोर के पदचिन्ह हो सकते हैं और वो सही थे। वहां 16 करोड़ 60 लाख साल पहले के या जुरासिक काल के मध्य के कुल लगभग 200 विशाल पदचिन्ह थे, जो चूना पत्थर के फर्श पर इधर उधर फैले हुए थे। वैज्ञानिकों ने जून 2024 में उस स्थान पर खुदाई शुरू की। उन्हें जो सबसे लंबे रास्ते मिले वे लगभग 500 फीट लंबे हैं। ये इस क्षेत्र में पहली बड़ी खोज नहीं थी। 1997 में उन्होंने पास की एक चूना पत्थर की खदान में खुदाई के दौरान डायनासोर के 40 पदचिन्ह पाए थे। इस बार टीम ने नए निशानों की 20,000 तस्वीरें ली और उड़ने वाले ड्रोन का उपयोग करके 3D मॉडल बनाए। कुल मिलाकर उस स्थान पर 5 रास्ते थे। उनमें से 4 सोरोपॉड्स द्वारा बनाए गए थे, जो विशाल शाकाहारी डायनासोर थे जो चारों पैरों पर चलते थे। उनके पदचिन्ह विशाल हाथी के पैरों के निशान जैसे दिखते हैं, बस कहीं ज्यादा बड़े, क्योंकि ये डायनासोर 60 फीट तक लंबे हो सकते थे, जो लंदन की बस से लगभग 2 गुना लंबे हैं। 5वां निशान मेगालोसॉरस से आया हो सकता है, जो एक मांसाहारी था। इसका पदचिन्ह वैसा ही दिखता है जैसा आप किसी कार्टून में देखते हैं। इसे ट्राइडैक्टिल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके 3 बड़े स्पष्ट पंजे हैं। अरे बिल्कुल मेरी तरह, मजाक कर रहा हूं। पिछले डायनासोरों के विपरीत ये अपने 2 पैरों पर चल सकते थे और दौड़ भी सकते थे। उस समय जिस क्षेत्र में वे रहते थे वो एक गर्म उथले लैगून की तरह था और ये डायनासोर कीचड़ में धंसते हुए अपने पदचिन्ह पीछे छोड़ गए। पदचिन्ह हमें ये जानने में मदद कर सकते हैं कि डायनासोर कितनी तेजी से चलते थे, वे कैसे चलते थे, वे कितने बड़े थे और वे किस तरह के वातावरण में रहते थे। आप हड्डियों के जीवाश्म रिकॉर्ड से ये सब नहीं जान सकते, जो इस खोज को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बड़े तूफान ने निशानों को इतनी अच्छी स्थिति में बचाने में मदद की। इसने उनके ऊपर बहुत सारी कीचड़ डाल दी होगी, जिससे वे बह जाने से सुरक्षित रहे। ऑक्सफोर्डशायर की खोज के कुछ ही महीनों बाद वैज्ञानिकों को ब्राजील और कैमरून में अलग अलग महाद्वीपों पर 3,700 मील से अधिक की दूरी पर 260 से अधिक मेल खाते डायनासोर के पदचिन्ह मिले। जब उन्होंने इन निशानों का अध्ययन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे लगभग एक ही उम्र और आकार के थे और एक ही प्रकार की भूमि और प्लेट टेक्टोनिक संदर्भों से आए थे। उत्तर पूर्वी ब्राजील और जो अब अफ्रीका में कैमरून है, उन अंतिम छोटे भूमि पुलों में से एक है जहां डायनासोर लगभग 12 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के पूरी तरह से अलग होने से पहले स्वतंत्र रूप से भूमि के बीच आ जा सकते थे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका लगभग 140 मिलियन साल पहले अलग होने लगे थे और दक्षिण अटलांटिक महासागर ने धीरे धीरे उनके बीच की जगह भर दी। जैसे जैसे जमीन बटी, बड़े बेसिन बने और नदियां और झीलें उन्हें भरने लगी। पैरों के निशान उन्हीं बेसिनों में महासागर के दोनों किनारों पर पाए गए थे। ज्यादातर निशान 3 उंगलियों वाले थेरोपॉड्स के थे, जो मांस खाने वाले डायनासोर थे। लेकिन वहां सोरोपॉड्स और ऑर्निथिशियन के भी निशान थे, जो शाकाहारी थे। उन नदी घाटियों के पौधों ने शाकाहारियों का पेट भरा, जिससे एक पूरी खाद्य श्रृंखला बनाने में मदद। और कीचड़ भरी जमीन ने डायनासोर के पैरों के निशानों को सुरक्षित रखने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड में। पैरों के निशानों की ताजा खोज इस बार स्कॉटिश आइल ऑफ स्काई में वैज्ञानिकों को डायनासोर की आदतों के बारे में कुछ नया जानने में मदद मिली। अब तक उन्हें प्रिंस चार्ल्स पॉइंट पर 130 से ज्यादा पैरों के निशान मिले हैं और पता चला है कि विशाल मांस खाने वाले डायनासोर और उनके शाकाहारी शिकार यहाँ 166 मिलियन साल पहले एक ही पानी साझा करते थे। कुछ निशान मेगालोसॉर के थे, जो मांस खाने वाले डायनासोर थे और टी-रेक्स के शुरुआती रिश्तेदार थे। अन्य निशान विशाल लंबी गर्दन वाले शाकाहारियों के थे। उनमें से कुछ हाथी से 3 गुना बड़े थे। वैज्ञानिकों ने पैरों के निशानों को करीब से देखा ताकि ये पता लगाया जा सके कि डायनासोर कैसे चलते और घूमते थे। उनका मानना है कि डायनासोर उथले मीठे पानी के लगून के पास रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज जानवर पानी के गड्ढों के पास इकट्ठा होते हैं। आइल ऑफ स्काई से एक और महत्वपूर्ण खोज 2 बेहद दुर्लभ जीवाश्म हैं, जो वैज्ञानिकों को स्तनधारियों के पूरे विकास को फिर से लिखने में मदद कर रहे हैं। आज कुछ छछूंदर जैसे जीव केवल 1 या 2 साल ही जीवित रहते हैं, है ना?
फिर वे नन्हे जीव 7 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रहते थे। वैज्ञानिकों को स्काई पर इसके 2 लगभग पूरे कंकाल मिले। एक वयस्क था और दूसरा छोटा था। ये पता लगाने के लिए कि जानवर कैसे रहते और बढ़ते थे, वैज्ञानिकों ने चट्टान के अंदर देखने और दांतों की जांच करने के लिए हाईटेक एक्सरे स्कैन का इस्तेमाल किया, जैसे पेड़ की उम्र जानने के लिए उसके छल्लों को गिना जाता है। छोटे जीव के अभी भी वयस्क दांत आ रहे थे, लेकिन वो पहले से ही लगभग 2 साल का था, जो छोटे जानवरों के लिए बहुत असामान्य है। ये जुरासिक काल के दौरान उस क्षेत्र में रहता था जब स्काई गर्म, उष्णकटिबंधीय और उथले समुद्रों और घने जंगलों से भरा था। उस समय ये नन्हे और अजीब शुरुआती स्तनधारी डायनासोरों के शासन वाली दुनिया में बस दिखाई देने लगे थे, लेकिन वे स्तनधारियों की उस लंबी कतार की शुरुआत है जिसमें एक दिन बिल्लियां, व्हेल और इंसान शामिल होंगे। वैज्ञानिक अर्जेंटीना में एक नए जीवाश्म स्थल से डायनासोर के अंतिम दिनों के बारे में जान रहे हैं। उस नाटकीय क्षुद्रग्रह की टक्कर के प्रभाव के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा उत्तरी अमेरिका से आता है, जहां कभी टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स रहते थे। लेकिन अब हमें ये देखने को मिलता है कि और दक्षिण में क्या हुआ। स्थानीय खदान में काम कर रहे वैज्ञानिकों की टीम को हेड्रोसॉर की हड्डियां मिली, जो दक्षिण अमेरिका में काफी दुर्लभ है। बहुत पहले ये रेगिस्तानी इलाका गर्म था और फर्न और ताड़ जैसे पौधों से भरा था। चौड़ी समतल जमीन से होकर एक धारा बहती थी जिसने वहां रहने वाले जानवरों को दफनाने और सुरक्षित रखने में मदद की। 2020 में वैज्ञानिक इस क्षेत्र की खोज कर रहे थे जब एक जीवाश्म विज्ञानी को डायनासोर के पैर की हड्डी मिली। वे भारी बारिश में भी खोजते रहे और उन्हें जीवाश्मों का एक पूरा समूह मिला, न केवल एक डायनासोर का, बल्कि विभिन्न उम्र के कई डायनासोरों का, शायद एक पूरा झुंड। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण खोज 5 दांतों वाला एक छोटा स्तनधारी जबड़ा था, जो साइट की तलाशी के ठीक 2 घंटे बाद मिला था। ये जबड़ा एक छोटे शाकाहारी स्तनधारी का था। ये जीव लगभग एक गिलहरी के आकार के थे और इनके पास पौधों को चबाने के लिए लकीरों और खांचों वाले बहुत ही खास दांत थे। ये पहली बार था जब उस पूरे क्षेत्र में किसी स्तनधारी का जबड़ा मिला था और इसने वैज्ञानिकों को एहसास कराया कि ये साइट उन्हें डायनासोर की कहानियों से कहीं अधिक बता सकती है। टीम को एक अन्य डायनासोर का दांत और एक छोटे शिकारी का पंजा भी मिला। यहाँ मिले सभी जीवाश्म कुछ बड़े वैज्ञानिक सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि क्या एस्ट्रॉइड के टकराने से पहले ही डायनासोर धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसा कि शायद उत्तर में हुआ था, और उन जानवरों का क्या हुआ जो एस्टेरॉइड की टक्कर से बच गए थे। कई साल पहले वैज्ञानिकों को एक और जीवाश्म मिला, इस बार एम्बर में बंद, जो उस समय का था जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। दुनिया बहुत अलग दिखती थी, लेकिन इसमें आज के साथ कुछ आश्चर्यजनक समानताएं भी थीं। उस समय रात का आकाश भी चमकते जुगनुओं से जगमगाता था और डायनासोर शायद उन्हें वैसे ही देखते थे जैसे हम देखते हैं। एम्बर 99 मिलियन वर्ष पुराना है और ये विशेष जुगनू मेसोजोइक युग से पाया गया अब तक का केवल दूसरा जुगनू है। इस तरह के जीवाश्मों को खोजना वास्तव में कठिन है, क्योंकि जुगनुओं का शरीर कोमल होता है जो जीवाश्मों में अच्छी तरह से नहीं बदल पाता। इससे वैज्ञानिकों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में ये भृंग कैसे और कब चमकने लगे। लेकिन अब नए मिले जुगनू की बदौलत उनका मानना है कि चमकना कम से कम 100 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। जीवाश्म जुगनुओं और उनके पूर्वजों के विकास के अंतराल को भरने में मदद करता है। यह दिखाता है कि महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे कि उनके चमकते पेट, क्रिटेशियस काल के मध्य से वैसे ही बने हुए हैं। जब आप बहुत महंगे रंगों के बारे में सोचते हैं तो शायद सोना, चांदी और बैंगनी रंग दिमाग में आते हैं, लेकिन पुराने समय के पोम्पेई में नीला रंग ही असली शान था। इजिप्शियन ब्लू के नाम से मशहूर और बाद में पोम्पेई ब्लू कहलाने वाला ये रंग विलासिता का प्रतीक था, जो 2500 ईसा पूर्व पुराने मिस्र की दीवारों की शोभा बढ़ाता था। और पोम्पेई में इसकी मांग इतनी ज्यादा थी कि नीले रंग की कीमत उस समय के बेहद महंगे बैंगनी रंग से भी अधिक हो सकती थी। पोम्पेई से नीली कलाकृति मिलना आसान नहीं है, पूरा कमरा मिलना तो दूर की बात है। लेकिन मई 2024 में पुरातत्वविदों ने आखिरकार भित्ति चित्रों से भरा एक पूरा नीला कमरा खोज निकाला, जिसमें महिलाओं की आकृतियां और चारों ऋतुओं के प्रतीक थे। ओह वाह, क्या यही वो नीला कमरा है? ये अनमोल जगह असल में सदियों पहले बोरबोन युग के दौरान खोजी गई थी, लेकिन इसकी पूरी खुदाई हाल ही में संपन्न हुई है।
नीला कमरा बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 86 वर्ग फुट का है। लेकिन याद रखें कि पोम्पेई के भित्ति चित्रों में गहरा नीला रंग दुर्लभ है, जो आमतौर पर सबसे खास जगहों के लिए रखा जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कमरा अनुष्ठानों या पवित्र कार्यों के लिए एक गर्भगृह रहा होगा। खोज में कांसे के जग, दिए और 15 बड़े एम्फोरा यानी सुराहियां मिली। एम्फोरा प्राचीन रोम के टपरवेल की तरह थे। जैतून का तेल, पेय पदार्थ या गारम जैसे तरल पदार्थों को ले जाने के लिए एकदम सही, जो एक प्रसिद्ध सड़ी हुई मछली की चटनी थी जिसे रोमन बहुत पसंद करते थे। उनके नुकीले डिजाइन का मतलब था कि उन्हें या तो स्टैंड पे रखना पड़ता था या जमीन में गाड़ना पड़ता था, लेकिन उस आकार ने उन्हें जहाजों से भेजना आसान बना दिया। साथ ही पुरातत्वविदों को मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री और भारी मात्रा में सीपियों के खाली खोल मिले। हालांकि आपको लग सकता है कि इस कमरे में सीपियों और सुराहियों में भरे पेय पदार्थों के साथ कोई शानदार दावत हुई होगी, पर असल में ये खोल किसी आलीशान पार्टी का बचा हुआ खाना नहीं थे। इसके बजाय विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें प्लास्टर और गारे में मिलाने के लिए पीसा गया था। अगली खोज लगभग 2 दशक पहले हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका एहसास 2024 में ही हुआ। उन्होंने अब तक का सबसे पुराना पनीर खोज निकाला था, पूरे 3600 साल पुराना। पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 3200 साल का था, जो टाहमेस नाम के किसी बड़े आदमी के मिस्र के मकबरे में मिला था। जब उन्होंने उस कम पुराने पनीर की खोज की तो उन्हें टूटे हुए जार मिले, जिनके अंदर ये ठोस सफेद पदार्थ था। यह पुष्टि करने के लिए काफी जांच पड़ताल करनी पड़ी कि यह पनीर ही था, न कि कोई प्राचीन विज्ञान प्रयोग जो गलत हो गया हो। लेकिन चलिए वापस इस 3600 साल पुराने पनीर पर चलते हैं। यह सिर्फ किसी पुराने ढेले की तरह वहां नहीं पड़ा था, यह वास्तव में एक फैशन स्टेटमेंट था। यह उत्तर पश्चिमी चीन की एक युवती की मम्मी के साथ मकबरे में पाया गया था। उसके गले में पनीर लटका हुआ था, जैसे कोई डेयरी वाला गहना हो। अब स्वाद की बात करता। जब विशेषज्ञों से पूछा गया कि क्या वे पनीर चखेंगे, तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। तो असल में कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यह तीखा है या नहीं, लेकिन कुछ शानदार तकनीक की बदौलत वे स्वादों का विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने चखने की हिम्मत की भी होती तो मुझे यकीन है कि यह कुछ खास नहीं होता, क्योंकि अब यह पत्थर जैसा सख्त है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह पनीर शायद केफिर पनीर था, जो दूध को कीफिर दानों के साथ किण्वित करके बनाया गया था, और इसमें बकरी और गाय दोनों का दूध था। मजे की बात यह है कि जिन महिलाओं की कब्र में यह मिला था वे शाओहें लोग थे, जो शायद लैक्टोज इंटॉलरेंट थे। लेकिन चिंता न करें, पौधों के सीमित विकल्पों के बावजूद वे अभी भी पनीर का आनंद ले सकते थे, क्योंकि इस केफिर व्यंजन में लैक्टोज का स्तर आश्चर्यजनक रूप से कम था। याद है जब सब कुछ उज्जवल लगता था, घास हरी, लोग मिलनसार और पेड़ राजसी दिखते थे? ठीक है, शायद मैं घास और लोगों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, लेकिन पेड़ों के बारे में नहीं। 2024 में न्यू ब्रंसविक कनाडा के कुछ प्राचीन पौधों के जीवाश्म चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने सैनफोर्डिया कॉलेज डेंसिफोलिया की खोज की, जो 350 मिलियन साल से भी पुराना पेड़ है। इसमें एक तना था जिसमें 250 से अधिक विशाल पत्तियां थीं, जिनमें से कुछ 5.5 फीट तक लंबी थीं। एक क्लासिक क्राउन के बजाय एक पतले तने पर इसकी बोतल ब्रश जैसी आकृति थी, जो केवल 6.3 इंच चौड़ा था। ऐसा लगता जैसे ये पेड़ जिम गया और पत्तियों के फायदे के लिए लेग डे छोड़ दिया। आमतौर पर प्राचीन पेड़ों को साधारण तनों के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में अलग है। ये आज के फर्न और ताड़ के पेड़ों के समान है, हालांकि ताड़ के पेड़ बाद में आए। ये जीवाश्म अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जो भूकंप के बाद एक प्राचीन फॉल्ट झील में दब गए थे। जबकि कई लोग सोच सकते हैं बढ़िया पेड़ है, वैज्ञानिक उत्साहित हैं, ये खोज उन्हें लाखों वर्षों में हमारे ग्रह के विकास को समझने में मदद करती है। मैं समझता हूं वे नीले कमरे, प्राचीन पनीर और पेड़ भविष्य के लिए बहुत उम्मीद नहीं जगाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो खेल बदल सकता है। 2024 में वैज्ञानिकों ने ग्लीस 12b नामक एक नए सैद्धांतिक रूप से रहने योग्य ग्रह की खोज की। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन शुक्र से बड़ा है और मीन नक्षत्र में लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक शांत लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये तारा हमारे सूर्य के आकार का केवल 27% है और 60% गर्म है, जो ग्लीस 12b को गोल्डीलॉक्स जोन में रखता है, जहां तरल पानी वास्तव में मौजूद हो सकता है, भले ही इसकी कक्षा 12.8 दिनों की हो। यदि इसमें कोई वायुमंडल नहीं है तो सतह का तापमान लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर आपको एरिज़ोना की गर्मियों की आदत है तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।
एकमात्र समस्या ये है कि ग्लीस 12b12 पार्सेक दूर है और यहाँ सेक का मतलब एक पल नहीं है। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ इस यात्रा में लगभग 2,25,000 साल लगेंगे। इसे समझने के लिए अगर हम 100 साल के सामान्य मानव जीवन काल की कल्पना करें, जो पहले से ही थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर है, तो वहां पहुंचने में लगभग 2,250 पीढ़ियां लगेंगी। फिर भी ये जानकर अच्छा लगा कि हमारे पास ग्लीस 12 भी तैयार है अगर पृथ्वी पर हालात बिगड़ते हैं। और भले ही हम वास्तव में वहां कभी ना पहुंचे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसका अध्ययन करने से इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है कि पृथ्वी रहने योग्य क्यों नहीं, जबकि शुक्र नहीं। मिस्र में पुरातत्वविदों ने एक रोमांचक खोज की है। उन्हें रामसेस द्वितीय की एक विशाल मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा मिला है। चूना पत्थर का ये 12.5 फीट का टुकड़ा हर्मोपोलिस में मिला था, जिसे अब अश्मुनाने कहा जाता है, और ये 1930 में मिले निचले हिस्से के साथ बिल्कुल मेल खाता है। इस पहेली को सुलझाने में लगभग 100 साल लग गए। मूर्ति में रामसेस को बैठे हुए दिखाया गया है, जिन्होंने मुकुट और कोबरा वाला हेडड्रेस पहना है, जो ऊपरी और निचले मिस्र दोनों पर उनके शासन का प्रतीक है। मूर्ति का पिछला हिस्सा चित्रलिपि से ढका हुआ है, जिसमें राजा की कई उपाधियों की सूची है, जो प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली फिरौन में से एक के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। ऊपरी और निचले हिस्सों को जोड़ने से लगभग 23 फीट ऊंची मूर्ति बन जाएगी। आप शायद जानते होंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का एक उपहार था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध वेनिस के शेर वास्तव में चीन में बने थे, न कि इटली में। 1295 में मार्को पोलो कटाई नामक स्थान से वेनिस लौटे थे, जिसे अब हम चीन के नाम से जानते हैं, और कागजी मुद्रा से लेके कोयले तक और यहाँ तक कि ज़ानाडू में कुबलई खान के शानदार महल के बारे में कुछ अनोखी कहानियां साझा की। जबकि उस समय कुछ लोगों ने उनकी कहानियों को अनसुना कर दिया था, आधुनिक विद्वान अभी भी उन पर थोड़ा संदेह करते हैं। संदेह के बावजूद पोलो यूरोप को प्राचीन चीन से जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अब कुछ हालिया शोध बताते हैं कि पोलो की यात्रा से पहले ही वेनिस और चीन अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। एक प्रमुख उदाहरण सेंट मार्क स्क्वायर में स्थित वेनिस का कांस्य शीर। पडुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वास्तव में 3000 साल से भी पहले निचली यांगत्सी नदी के आसपास के चीनी तांबे से आया था। ये सब एक रासायनिक विश्लेषण के कारण पता चला, जो उन्होंने 2024 में किया था। पंखों वाला शेर 1261 और 1264 के बीच वेनिस का प्रतीक बना, शायद पोलो के कारनामों से भी पहले। विशेषज्ञ तान राजवंश के मकबरे के रक्षकों के साथ इसकी समानता की ओर इशारा करते हैं, जो संकेत देता है कि वेनिस के रास्ते में इसका रूप बदला गया होगा। 2024 न केवल वैज्ञानिक खोजों का वर्ष है, बल्कि खजाने की खोज का वर्ष भी है। ग्रीक देवी डायना की 2 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो कभी टाइटैनिक के फायरप्लेस मेंटल पर लगी थी, हाल ही में एक पानी के नीचे के अभियान के दौरान खोजी गई थी। इस मूर्ति को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, बस फर्क ये है कि ये ढेर समुद्र में 2.5 मील गहरा। ये उन कई कलाकृतियों में से एक है जिन्हें समुद्री पुरातत्वविद टाइटैनिक के मलबे में ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ एक लग्जरी जहाज से कहीं बढ़कर था। ये कला के खजानों से भरा था, 1912 की रेनॉल्ट से लेकर लूव्र की एक कलाकृति से प्रेरित इस शानदार मूर्ति तक। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करता है, तो वो ये है, प्राचीन मिस्र वासियों ने उन शानदार पिरामिडों को कैसे बनाया। जहां तक हम आज जानते हैं, उनके संसाधन काफी सीमित थे, खासकर औजारों और निर्माण सामग्री के मामले में। हमारे पास अभी भी पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं है, लेकिन देखिए, हमारे पास विचार करने लायक कुछ बहुत ही अद्भुत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख ये है कि चतुर मिस्रवासियों ने एक चालाकी भरी रणनीति अपनाई थी। अब इसकी कल्पना कीजिए, उन्होंने ईंटों, मिट्टी और रेत से बना एक तिरछा और घुमावदार टीला बनाया, जो बनने वाले पिरामिड को घेरे हुए था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा और ऊंचा होता गया, उन्होंने बस इस अजीबोगरीब ढांचे की ऊंचाई और लंबाई बढ़ा दी। ऐसा लगता है जैसे वे जेंगा का कोई प्राचीन खेल खेल रहे थे। अब वे उन विशाल पत्थर के ब्लॉकों को वहां ऊपर कैसे ले गए? खैर, महान प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार उन्होंने स्लेज, रोलर्स और लीवर का इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने निर्माण को रस्साकशी के एक बहुत बड़े खेल में बदल दिया हो। और अंदाजा लगाइए क्या, हेरोडोटस ने यह भी दावा किया कि ग्रेट पिरामिड, वही गीजा वाला जो सबका दादा है, उसे बनने में पूरे 20 साल लगे। अभी और भी, हेरोडोटस ने हमें एक हैरान कर देने वाली संख्या भी बताई। माना जाता है कि इस पिरामिड तमाशे में 1 लाख लोग शामिल थे। क्या उन्होंने पूरी मिस्र की आबादी को काम पे रख लिया था?
खैर, ये उतना अविश्वसनीय नहीं हो सकता जितना लगता है। ये लोग शायद ज्यादातर किसान थे, इसलिए उन्होंने शायद पिरामिडों पर तब ध्यान दिया जब खेतों में ज्यादा काम नहीं था, जैसे नील नदी में बाढ़ के मौसम के दौरान। जाहिर है, पुरातत्व समुदाय के विशेषज्ञों के पास इस सिद्धांत में जोड़ने के लिए कुछ था। 20वीं सदी के अंत तक उन्होंने कुछ ऐसे सबूत खोजे जो बताते हैं कि कार्यबल पहले के तुलना में छोटा और अधिक स्थायी रहा होगा। 1 लाख पिरामिड बनाने वालों की विशाल सेना के बजाय उन्होंने प्रस्ताव दिया कि लगभग 20,000 श्रमिकों का एक मामूली दल, जिसके साथ बेकर्स, डॉक्टर और यहां तक कि आध्यात्मिक नेता भी थे, काम पूरा कर सकते थे। एक सिद्धांत यह भी था जिसमें दावा किया गया था कि पिरामिड वास्तव में ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए थे। इसमें सुझाव दिया गया था कि ये विशाल संरचनाएं खदानों के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अलग-थलग पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं थी। पत्थरों को कथित तौर पे इन पहाड़ियों से निकाला गया था और समय के साथ प्रतिस्पर्धी इंजीनियरों ने कमान संभाली और उन्हें उन प्रतिष्ठित पिरामिडों में बदल दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। अब इससे पहले कि आप इस सिद्धांत को एक पूरी कल्पना मानकर खारिज कर दें, कुछ लोगों का मानना था कि यह पूरी तरह से पागलपन नहीं था। आखिरकार ऐसे उदाहरण हैं जहां अलग-थलग पहाड़ियां मौजूद हैं, इसलिए शायद इस सिद्धांत में सच्चाई की एक छोटी सी किरण थी। चाहे इसमें रैंप बनाना शामिल हो या चतुर कार्यक्रम, एक बात स्पष्ट है, उन पिरामिडों ने निश्चित रूप से इतिहास और हमारी कल्पनाओं पर अपनी छाप छोड़ी है। अब प्राचीन मिस्र के रहस्यों की बात करें तो प्राचीन मिस्र में यह विशाल अधूरा ओबेलिस्क पड़ा है और वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे आकार कैसे दिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मेहनती पूर्वजों ने काम पूरा करने के लिए हाथ से चलाने वाले पाउंडर्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि एक विशेषज्ञ का इस मामले पर अलग ही नजरिया है। उनका तर्क है कि अगर हम आकार देने वाले औजार द्वारा छोड़े गए पैटर्न को करीब से देखें तो हमें कुछ अजीब दिखेगा। ओबेलिस्क के चारों ओर की खाइयों की दीवारें एक साफ और एक समान पैटर्न दिखाती हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है अगर उन्हें केवल इंसानी हाथों से कूटा गया होता। इस विशेषज्ञ के अनुसार वे एक क्षैतिज धारियां आमतौर पर उस औजान का परिणाम होती हैं जो सामग्री हटाते समय रुकता है और सतह पर अपना निशान छोड़ देता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। कल्पना कीजिए कि औजार को खाई की दीवारों के खिलाफ आगे पीछे हिलाया जा रहा है ताकि कचरे को साफ किया जा सके और खाई को संकरा होने से बचाया जा सके। खैर, उस स्थिति में औजार ने वहां कुछ अजीब क्षैतिज धारियां छोड़ी होंगी जहां उसे बगल की दीवार के खिलाफ दबाया गया था। यह किसी आधुनिक तकनीक जैसा लगता है, क्या आपको नहीं लगता? और अंदाजा लगाइए क्या राजवंशीय मिस्र वासियों के पास शायद इस तरह की जानकारी नहीं थी। बहुत पहले के एक अन्य प्रसिद्ध मिस्र विज्ञानी ने भी अपने अभियानों के दौरान कई कोर ड्रिल खोजे थे। हालांकि असली ड्रिल बिट्स गायब हैं, उनके संग्रह में चूना पत्थर, अलाबस्टर और यहाँ तक कि ग्रेनाइट से बने ये खास कोर अवशेष मौजूद हैं। हालांकि प्राचीन मिस्र वासियों ने केवल ये अद्भुत निर्माण ही पीछे नहीं छोड़े हैं। जैसा कि पता चला है, हाथ से पकड़े जाने वाले दर्पण के निर्माण के पीछे मिस्र वासियों का ही प्रतिभाशाली दिमाग था। हाँ, वही छोटा सा आईना जिसे आप हर दिन खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, ये दर्पण कला के नमूनों की तरह है। उन्हें शिलालेखों और आकृतियों से सजाया गया था। लेकिन इतना ही नहीं है, मिस्रवासी अपने रूप रंग को लेकर काफी गंभीर थे। वे व्यक्तिगत स्वच्छता और शानदार दिखने के महत्व को जानते थे, इसलिए मोतियों जैसे सफेद दांतों की तलाश में उन्होंने टूथब्रश और टूथपेस्ट का आविष्कार किया। उस समय दांतों की समस्याएं काफी आम थीं और उनकी मुस्कान पूरी तरह से सफेद नहीं थी। अब देखिए, दंत चिकित्सा उनका सबसे मजबूत पक्ष नहीं था। शायद उनका दिमाग उन सभी पिरामिडों के निर्माण में लगा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्राचीन टूथपेस्ट के नुस्खे अद्भुत नहीं थे। एक शानदार मिश्रण में सेंधा नमक, पुदीना, सूखे आयरिस की पंखुड़ियां और काली मिर्च शामिल थी। 21वीं सदी के कुछ बहादुर दंत चिकित्सकों ने इसे आजमाया और इसने काफी अच्छा काम किया। दांत साफ करने वाला पेस्ट बनाने के लिए अन्य नुस्खे में पिसी हुई राख का भी इस्तेमाल किया गया था। पुदीना गायब था, इसलिए उन्होंने अपनी सांसों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। तभी प्रतिभाशाली मिस्र वासियों ने दुनिया की पहली ब्रेथ मिंट्स बनाई। उन्होंने दालचीनी जैसे गरम मसालों से गोलियां बनाई और उन्हें शहद के साथ मिलाया। अब चलिए घर की सजावट की ओर बढ़ते हैं। मिस्र के अंदाज में उन्होंने निश्चित रूप से अलंकरण को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि फर्नीचर को सजाने की अवधारणा मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी,
लेकिन मिस्र वासियों ने इसे एक पायदान ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने स्याही के विभिन्न रंगों के साथ पूरी कोशिश की और यहाँ तक कि कागज के विभिन्न वजन भी विकसित किए। ओह, और उन प्यारे छोटे कालीनों को मत भूलिए जो आज हम सभी के घरों में हैं। अंदाजा लगाइए कि ये विचार किसका था? हाँ, मिस्र वासियों का। उन्होंने उन आरामदायक कालीनों को बनाने के लिए बहुमुखी पपीरस पौधे का उपयोग किया। और ट्रेंड्स की बात करें तो मिस्र वासियों को अपनी छोटी मोटी चीजें बहुत पसंद थी। उनके पास बिल्लियों, कुत्तों और लोगों के आकार की छोटी मूर्तियों का एक संग्रह था। ये मूर्तियां विभिन्न सामग्रियों से बनी थी, जैसे साधारण धूप में सूखी मिट्टी से लेके सोने की चमक धमक तक। ये सब इस पे निर्भर करता था कि आप कितने अमीर थे। मिस्रवासी खेतीबाड़ी के भी शौकीन थे और वे जानते थे कि उनकी फसलों और जानवरों के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ शानदार आविष्कार और तकनीकें निकाले कि उनकी जमीन उपजाऊ रहे और उनके पौधे लहलहाते रहें। सबसे पहले उनके पास बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उपयोग करने का शानदार विचार था। उनके पास दो प्रकार के हल थे, भारी और हल्के। भारी हल मिट्टी में गहरी नालियां काटते हुए अपना काम करता था, जबकि हल्का हल पीछे पीछे चलते हुए मिट्टी को भुरभुरा बनाता था। लेकिन वे वहीं नहीं रुके। जुताई के बाद मिस्रवासी मिट्टी के ढेलों को तोड़ते थे और कतारों में बीज बोते थे। उन बीजों को नालियों में अच्छी तरह दबाने के लिए वे अपने पशुओं को खेत में घुमाते थे, जिससे नालियां प्रभावी ढंग से बंद हो जाती थीं। लेकिन सुनिए, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती अगर उनके बीज सहारा रेगिस्तान की तरह सूखे रह जाते। यहीं पर सिंचाई की भूमिका आती है। मिस्रवासी इसमें इतने माहिर थे कि यूनानी और रोमन जैसी अन्य संस्कृतियां उनकी तकनीकों की नकल किए बिना नहीं रह सकीं। अब चलिए विषय बदलते हैं और प्राचीन मिस्र की अद्भुत वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। ये लोग सिर्फ कुशल किसान ही नहीं थे, वे वास्तुकला के उस्ताद भी थे। उन्होंने खेतों और गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए शानदार नहरें बनाई और भाई वे जानते थे कि उन नहरों को सुंदर कैसे बनाया जाए। जरा कल्पना कीजिए कि आप अलंकृत संरचनाओं से घिरी एक नहर के किनारे टहल रहे हैं। जब निर्माण की बात आती थी तो फिरौन रैमसेस द ग्रेट काफी आगे थे। उनकी अद्भुत कृतियों में से एक अबू सिम्बल में स्थित निर्माण था। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि साल में 2 बार सूरज की रोशनी सीधे इसके अंदर पड़े और रामसेस की मूर्तियों को रोशन करे। और चलिए कॉर्बेट आर्च को नहीं भूले। इस वास्तुशिल्प रत्न के बिना हम ग्रेट पिरामिड जैसी कुछ हैरान कर देने वाली संरचनाओं को देखने से चूक जाते। मिस्रवासी जानते थे कि चीजों को ऊंचा और गर्व से कैसे खड़ा किया जाए, और ये सब उनकी इंजीनियरिंग और निर्माण के जादू के कारण था। उन्होंने भव्य हॉल और गर्भगृह बनाए जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, और इनमें से कुछ मंदिर खगोलीय वेधशालाओं के रूप में भी काम करते थे।